नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी की क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है। चैप्टर नंबर 1 है। पहला पार्ट में इसका बता चुका हूँ। इस दूसरे पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे किससे? फॉरेन ट्रेड से। अगर इंडिया के फॉरेन ट्रेड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज की डेट में इंडिया में फॉरेन ट्रेड एक मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन एंशियंट टाइम से ही इंडिया फॉरेन ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, पार्टनर रहा है। कहीं ना कहीं जो फॉरेन ट्रेड में इंडिया की बादशाहत थी उसको तोड़ने में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक बहुत मेजर रोल प्ले। जो अरबिक ट्रेडर्स थे वो ठीक ठाक धंधा कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पता नहीं कहाँ ये यूरोपियंस आके टपक गए और इन यूरोपियंस ने पूरा का पूरा जो पहले का ट्रेडिंग रिजीम था उसको तोड़ दिया। इस ट्रेडिंग रिजीम के पैटर्न को अगर आप सही में समझना चाहते हैं तो मैंने स्पेक्ट्रम की किताब को पढ़ा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्पेक्ट्रम की किताब की शुरुआती जो वीडियोस है ना, वहां पे जाके देखिए, जहां पे मैंने आपको बताया कि यूरोपियंस ने किस प्रकार से इंडिया में एंट्री की और कैसे हमारे ट्रेडिंग सेक्टर को पूरा तोड़ के रख दिया। ठीक है भाई, तो यही बताया गया यहाँ पे कि जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी कमोडिटी प्रोडक्शन की, ट्रेड की, टैरिफ की, जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट लेके आया, उसने इंडिया की फॉरेन ट्रेड के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम सबको तोड़ के रख दिया। और जो इंडिया था वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बन गया। तो हम लोग रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट जैसी जो कीमती और एलीट टाइप की चीजें होती थी उनको हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे। और जो फिनिश कंज्यूमर गुड्स होते थे जैसे कॉटन, सिल्क, वूलन क्लॉथ से बनी हुई चीजें, छोटी मोटी गुड्स जो कि बन के इंडिया के अंदर आते थे, वो हम कंज्यूम करते थे। बात यह है कि जब हमारे पास रॉ मटेरियल था तो हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को और अपनी इंडस्ट्रियल पावर को सेटअप करके अपने आप को कैपिटल प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रांग करना चाहिए था। वो हम नहीं कर पाए। और वो हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ब्रिटेन ने हमको करने नहीं दिया। ब्रिटेन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो बनाया इसलिए गया था कि ब्रिटेन हमको पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट रखे, हम ब्रिटेन की इंडस्ट्री में बने हुए सस्ते सामान को इस्तेमाल करें और हमारी खुद की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो पूरी की पूरी टूट जाए। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो बर्बाद कर दी। अच्छा, एक और बात थी, इंडिया का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था ना, उसके ऊपर बिल्कुल मतलब पकड़ के बैठ गए थे ब्रिटेन वाले। ब्रिटेन वाले हर चीज में एक मोनोपोली रख के बैठे थे इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, हम ब्रिटेन के अंदर गुलाम थे तो उनकी मोनोपोली थी। तो हमारा जो ज्यादातर ट्रेड था इंपोर्ट इंपोर्ट, वो किसके साथ था? ब्रिटेन के साथ था। थोड़ा बहुत ट्रेड आप कह लीजिए चाइना के साथ था, सेलोन श्रीलंका के साथ, पर्शिया ईरान के साथ। और ये जो थोड़ा बहुत ट्रेड था ये भी ब्रिटेन की मर्जी के बिना नहीं होता था। तो कुल मिला के इंडिया के ट्रेडर्स अपने आप से कभी डिसाइड ही नहीं कर सकते थे कि उनको कहां के व्यापारियों के साथ ट्रेड करना है। तो ब्रिटेन के जो बड़े आला अफसर होते थे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, बात हुई उनकी सरकार के अंदर, वो जो बोलते थे उसी हिसाब से हमारे ट्रेडर्स काम करते थे। नहीं तो हमारे ट्रेडर्स को वैसे ही अनकॉम्पिटिटिव कर देते थे ये ब्रिटेन वाले। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th की सारी किताबें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड ऑलरेडी हो चुकी हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो आप ज्वाइन बटन हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी करंट अफेयर्स की मैं वीडियोस बनाता हूँ उनकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता हूँ। ओके, तीनों का लिंक आपको टेलीग्राम का, ज्वाइन बटन का और इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सुएज कैनाल की। सुएज कैनाल ने ब्रिटिश कंट्रोल को इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे कैसे मेंटेन किया? देखिए, सुएज कैनाल ने यूरोपियन कंपनीज को काफी स्ट्रांग कर दिया। अगर आप सुएज कैनाल को देखो तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है सुएज कैनाल। पहले इंग्लैंड से या फिर यहाँ पे स्पेन से अगर कोई एक्सपोर्ट होना होता था तो क्या होता था कि एक्सपोर्ट यहाँ से निकलता था, पूरा समुंदर ऐसे क्रॉस करता था, अफ्रीका के एंड से होके गुजरता हुआ इंडिया या फिर इंडोनेशिया पहुंचता था, जहां भी जाना होता था। अब इन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड से निकले, इंग्लैंड वाले यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से पास किए अफ्रीका और इस पॉइंट के बीच में, और इससे पास होने के बाद ये पहुंच गया मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी में घूमते 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 इजिप्ट के पास से, सुएज कैनाल से पास होते हुए, रेड सी से पास होते हुए ये सीधे अरेबियन सी में पहुंचे, इंडिया पहुंच गए। तो इतना डिस्टेंस इनका हो गया। पहले ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट ट्रेवर्स करके इंडिया आते थे। तो ये जो सुएज कैनाल के चलते जो ट्रेड हुआ ना, इसने भी यूरोपियन कंट्रीज की बादशाहत एशियन कंट्रीज के ऊपर बना के कर दी। इंग्लैंड की बादशाहत इंडिया के ऊपर हो गई।
तो ये स्विस कैनाल बेसिकली क्या है, ये आप कह सकते हो यहाँ पे पहले यहाँ पे जमीन थी, जमीन काट काट के यहाँ पानी भरा गया, तो एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, नॉर्थ टू साउथ रन करता है, इस्थमस ऑफ स्विफ्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में है। पोर्ट सैड ऑन द मेडिटेरेनियन सी को गल्फ ऑफ स्विस के साथ जोड़ता है, जो कि रेड सी का पार्ट है। ये रेड सी है और इधर आपका मेडिटेरेनियन। तो मेडिटेरेनियन में जो पोर्ट है आपका, एक कोना है इस स्विस कैनाल का, वो कौन सा है, वो है पोर्ट सैड। और रेड सी में जो कोना है उसको आप कह सकते हो कि भाई गल्फ ऑफ स्विस। ओके, तो भाई ये डायरेक्ट ट्रेडिंग रूट्स हो गया शिप्स का। यूरोपियन अमेरिकन पोर्ट्स अगर साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका, ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जाना चाहते हैं तो वो बेसिकली इसी कैनाल के थ्रू जाएंगे। दिस कैनाल इज वेरी स्ट्रेटेजिक एंड इट वाज वेरी इकोनॉमिकल फॉर ब्रिटिश बिजनेसमैन। ब्रिटिश बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स इस कैनाल के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। 1869 में कैनाल ओपन हुई थी और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सेस टू इंडियन मार्केट बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से अच्छा हो गया था। ठीक है भाई। और एक यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप की इंफॉर्मेशन है कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड की सबसे खास बात ये थी कि हमारा एक लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस था। लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब समझते हैं कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। आज की डेट में ट्रेड डेफिसिट सुना होगा आपने, ठीक है ना भाई। ट्रेड डेफिसिट में क्या होता है कि हम इंडिया में इंपोर्ट बहुत करते हैं और इंडिया से एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इंपोर्ट के लिए हमें अपनी करेंसी में बाहर पेमेंट कर रही है और एक्सपोर्ट करने के बदले में जो करेंसी बाहर से इंडिया में आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें मिसमैच है। हमारा पैसा देश से बाहर ज्यादा आ रहा है, बाहर का पैसा देश में कम आ रहा है। इसीलिए इसको प्रॉब्लमेटिक बताया जाता है कि भाई हमारे इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए, इंपोर्ट कम होनी चाहिए। चाइना को देख लीजिए, चाइना की ग्रोथ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, उनके एक्सपोर्ट्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। ठीक है भाई। लेकिन उस समय पे जब हम अंग्रेजों के राज के अंदर थे, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, एक्सपोर्ट सरप्लस थी, हम कम इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे। पता है क्यों? क्योंकि हमको दबा के लूटा जा रहा था, जबरदस्त तरीके से दबा के लूटा जा रहा था। एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि फूड ग्रेन्स, क्लॉथ्स, कैरोसिन, ये सब डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, एक्सपोर्ट हो जाती थी। अनाज पैदा हुआ, यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट हो गया। इंडिगो पैदा हुई, यूरोपियन मार्केट। देखिए इंडिगो की तो इंडिया में लोगों को जरूरत ही नहीं थी, वो तो यहाँ पे पैदा ही इसलिए की गई थी ताकि उसको यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाए। तो जो जो चीजें भी बाहर के लोगों को जरूरत है, चाहे वो प्रीशियस रिसोर्स हो इंडिया का, उसको बाहर भेज देंगे, कहेंगे भैया बाहर निकलो। और जो भी फालतू टाइप की चीजें होंगी अंग्रेजों के हिसाब से, फालतू टाइप की चीजें मैं बताता हूं कैसे। भाई हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बड़ी एलीट इंडस्ट्री, जबरदस्त तरीके से हमारे जो हैंडीक्राफ्ट वीवर्स थे पैसा कमाते थे। लेकिन उनका जो हाई क्वालिटी क्लॉथ था उसको बदल के वाहियात क्वालिटी के क्लॉथ्स बनाए गए ब्रिटेन की मिलों में, सस्ते बने, वो इंडिया में आए, हार्डली 2-3 महीने चलते थे, जिस हिसाब से इंडियंस उनको पहनते थे वो फट जाते थे कपड़े, तो वाहियात हुए ना। ठीक है ना भाई। तो भाई सब क्वालिटी के, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो कि सिर्फ पहनने में काम आ सकते हैं, उनको इंडिया में डंप करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, और हमारी जो क्वालिटी क्लॉथ इंडस्ट्री थी उसको बर्बाद कर दिया। ठीक है। तो जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे उसका हमें कुछ मिल नहीं रहा था, उससे हमारे देश में कुछ पैसा नहीं आ रहा था, और जो पैसा आ भी रहा था उस पैसे को देश के लोगों पे नहीं खर्च किया जा रहा था, वो पैसा कॉलोनियल सरकार के एक्सपेंसेस को देख रहा था। तो कॉलोनियल सरकार दुनिया भर में जंगें लड़ रही थी, म्यांमार में जंगें लड़ रही थी, ठीक है, अफगानिस्तान में जंग लड़ रही थी, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो भाई इंडिया की जो सरप्लस एक्सपोर्ट्स हैं उससे जो कमाई हो रही है उसको वॉर में लगा दो। ठीक है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स करप्शन करके अपने जेब में रख रहे थे, पेंशन जा रही थी अंग्रेजों की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स पहले काम करके गए उनको बाद में ही पेंशन जा रही है, पहले बहुत पैसा कमा के गए, बाद में पैसा उनके लिए आ रहा है। जितना भी इंडियन ऑफिस का खर्चा था इंडिया में, वो सब इंडिया के एक्सपोर्ट्स के थ्रू ही फाइनेंस किया जा रहा। तो हालात काफी खराब थे, और कहीं ना कहीं इंडिया से वेल्थ का जो ड्रेन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से हुआ। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन की। भाई अगर आप बात करो ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन की, ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन मतलब कि वो इंडिया जो ब्रिटिशर से कंट्रोल में अंदर था, पहली बार इस पॉपुलेशन को कलेक्ट किया गया थ्रू अ सेंसस इन 1881। इस सेंसस में बहुत सी लिमिटेशंस थी, और उस समय पे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अनइवन थी। तो बस जैसे तैसे 1881 का सेंसस कंडक्ट कर दिया गया था, एक शुरुआत हो गई थी सेंसस कंडक्ट करने की। जब शुरू में चीजें शुरू की जाती हैं तो उनको करने में जो भी परेशानियां आती हैं वो हमारे सामने आने लगती है, तो अगली बार वो प्रोसेस आसान हो जाता है। ठीक है। तो पहली बार मान लीजिए आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो आपको पहुंचने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको रास्ता पता नहीं होगा, कौन सी बस जाती है, कौन सा टेम्पो जाता है नहीं पता होगा, लेकिन बाद में आपको पता चल जाता है। मेट्रो का भी रूट 1 या 2 बार ही आपको प्रॉब्लम होती है, नेक्स्ट टाइम आप पहुंच जाते हो सीधे सीधे।
तो अब हर 10 साल पे सेंसस ऑपरेशंस होने लगे, और इन हर 10 साल के सेंसस ऑपरेशंस में एक चीज क्लियर होने लगी कि हाँ भाई, इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसे मेजर करना है, इसके लिए प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स जुटाना सेंसस वाले करने लगे। अब देखिए, सेंसस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है मैं आपको बताता हूं। भाई, लोग पैदा भी बहुत तेजी से हो रहे हैं और मर भी बहुत तेजी से रहे हैं, तो डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है, बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है। अगर कोई डिजीज आ गई या कोई बाढ़ आ गई या कोई सूखा आ गया तो लोग मर भी बहुत तेजी से रहे हैं। फैमिली प्लानिंग नाम की चीजें, कॉन्ट्रासेप्शन, इन सब चीजों के बारे में फैमिलीज को कुछ नहीं पता है, ठीक है ना भाई। और बर्थ रेट लिमिटेड सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक वुमन बच्चा लिमिटेड पैदा कर सकती है। तो एक वुमन ने एक बच्चा पैदा किया, उसके बाद दूसरा बच्चा उसकी पेट में आ गया, उसके बाद तीसरा बच्चा, तो मतलब वो मशीन सी बन गई है। मतलब फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज ही नहीं कि हाँ भाई एक वुमेन एक अपनी जिंदगी में केवल 2 बच्चे पैदा करे, नहीं, बस अनलिमिटेड तरीके से कुछ भी चलता चला जा रहा है। तो अब आप कह सकते हो कि बिल्कुल स्टेज 1 है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, और उसके आगे की स्टेजेस फिर इवॉल्व होंगी, वो मैं बाद में बताऊंगा धीरे धीरे करके। जो मैं कंटेंट है उसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब 1921 से पहले इंडिया में बहुत ज्यादा डेथ रेट, बहुत ज्यादा बर्थ रेट, जल्दी मर भी रहे हैं, जल्दी पैदा भी हो रहे हैं, इस टाइप की चीजें चल रही थी। जो सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो 1921 के बाद शुरू हुआ, लेकिन neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में होता क्या है कि जो आपकी डेथ रेट है वो गिरना शुरू होती है, कहीं ना कहीं लोग कम मरना शुरू होते हैं और आपकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ना शुरू होती है, ठीक है भाई। तो यहां पे इंडिया की पॉपुलेशन में एक बूम सा आना शुरू होगा, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगी। बता दो 1921 के समय पे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज्यादा नहीं था, हालांकि आगे जाके यह ज्यादा होगा। तो 1921 से पहले फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, 1921 के बाद सेकंड फेज ऑफ या सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ओवरऑल अगर आप सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करो इंडिया में, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार थे, एकदम इनकरेजिंग नहीं थे। जो ओवरऑल लिटरेसी लेवल था वो 16% से कम था। फीमेल लिटरेसी रेट तो भैया ना के बराबर ही मानो, 7%, 7%। सोचिए आज की डेट में 70%, 65% जो पहुंचा है उसको हम खराब बोलते हैं, उस समय पे 7% फीमेल लिटरेसी रेट। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादातर लोगों के अवेलेबल थी नहीं, हॉस्पिटल ना की जगह, तो गांव में तो थे ही नहीं, जो थोड़े बहुत शहरों में थे वो वाइट पॉपुलेशन या फिर जो अंग्रेजों के टट्टू हुआ करते थे इंडिया में उनके लिए अवेलेबल थे, गरीब लोग वहां पहुंच ही नहीं पाते थे। लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए हॉस्पिटल्स की कोई अवेलेबिलिटी थी ही नहीं। वाटर एयरबॉर्न डिजीज फैली हुई थी, लोगों का मरना एकदम कॉमन था, तो भाई आदमी छोटी छोटी डिजीज पे मर जाता था। ओवरऑल मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा था, समझ गए। और उसमें भी आप देखिए इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब कि एक नवजात शिशु पैदा हुआ और अपने पैदा होने के 1 साल के अंदर वो मर गया। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 2018 पर 1000 था, यानी 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उन 1000 में से 1 साल के अंदर 218 बच्चे मर जा रहे हैं। आज की डेट में अगर आप इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट देखोगे तो वो 33 पर 1000 है, उस समय पे 218 था। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ थी वो भी बहुत कम थी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अभी देखा जाए इंडिया में तो लगभग 69 ईयर्स है, उस समय पे 44 ईयर्स थी। 40 मतलब आप पैदा हुए हो तो आप केवल 44 साल जिंदा रहोगे। आज की डेट में 44 साल के पर्सन को कंपैरेटिवली यंग माना जाता है, उसको बूढ़ा नहीं माना जाता, क्योंकि हम लोग हेल्थ सेक्टर्स में आगे बढ़ गए हैं और बहुत सारी और चीजें, सैनिटेशन में आगे बढ़ गए। और सबसे खास बात यह थी कि उस समय पे गरीबी कितनी थी इस चीज को डिफाइन कर पाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि सरकार ने देखिए कोई प्रॉपर काउंटिंग एक्सरसाइज तो करवाई नहीं इस चीज को एसेस करने के लिए। जो सेंसस हुआ उसमें पॉवर्टी को नापा गया नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि बहुत जबरदस्त पॉवर्टी थी। कॉलोनियल सरकार ने सिर्फ लूटा है इंडिया को। इंडिया की जो भी आप कह सकते हो कि हेल्थ प्रोफाइल थी, इंडिया की सोशल प्रोफाइल, सब तबाह करके रख दी अंग्रेजों ने। ओके, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान अगर आप ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आप गेस नहीं मार सकते, मतलब गेस मारना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा काम कर रहे होंगे लोग। ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर कोई कॉलोनियल टाइम में बहुत तेजी से आगे बढ़ा नहीं है। इंडिया की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में अंग्रेजों ने कोई बहुत मेजर रोल प्ले किया नहीं। वो तो अलग बात है कि इंडिया के ही कुछ तेज तर्रार और दिमाग वाले लोग अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लें अपने दिमाग से, अंग्रेजों के साथ साठगांठ करके, तो बात अलग है। जो बाकी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज खुली थी वो अंग्रेज या यूरोपियंस ही ओन करते थे। सबसे बड़ा शेयर ऑफ वर्कफोर्स कहां था? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में 70 से 75% लोग एम्प्लॉयड थे। मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर में लगभग 10% लोग एम्प्लॉयड थे। सर्विसेज सेक्टर में उस समय पे लगभग 15 से 20% लोग एम्प्लॉयड है। ओके, और रीजनल वेरिएशन बहुत देखने को मिला, जैसे कि फॉर एग्जांपल उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी का इलाका अगर आप देखो, जो कि आज की डेट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका का इलाका है, ठीक है, बॉम्बे का इलाका देख लीजिए, बंगाल का इलाका देख लीजिए, तो यहाँ पे जो लोग थे, वहां की जो वर्कफोर्स थी वो थोड़ा कम डिपेंडेंट होने लगी एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और यहाँ की वर्कफोर्स थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगी। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं साउथ और वेस्टर्न इंडिया में थोड़ा ज्यादा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ की आबादी, वैसे तो ज्यादातर आबादी एग्रीकल्चर में थी, बट थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर से बाहर निकल के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में गई। एट द सेम टाइम अगर आप नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में चले जाओ, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में, तो यहाँ पे जो वर्कफोर्स थी एग्रीकल्चर में वो बढ़ने लगी। कुल मिला के यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, सर्विस सेक्टर का कोई बेनिफिट पहुंचा ही नहीं। थोड़ा बहुत साउथ इंडिया में पहुंच गया, तो थोड़ा बहुत वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से बाहर निकल के इन सेक्टर्स में चली गई। नॉर्थ इंडिया की हालत तो खराब ही रही। फिर बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। कॉलोनियल रिजाइम के दौरान जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे कि रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, उसके बाद अगर आप बात करो तो टेलीग्राफ, ये डेवलप हुए। बट जो मोटिव था इनको डेवलप करने का वो कुछ और ही था। ये कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व कर रहा था। तो पोर्ट इसलिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि ट्रेड अच्छा हो सके, इंडिया से सामान इंग्लैंड लेके जा सके, इंग्लैंड का सामान इंडिया आ सके। रेलवे लाइंस इसलिए डेवलप की जा रही हैं ताकि आर्मी को बहुत तेजी से मोबिलाइज किया जा सके, अगर कहीं रिबेलियन हो रहा है तो उसको दबाने के लिए। इंटरनल इलाके जो है इंडिया के, वहां से सामान पोर्ट तक लेके जाना है, बेसिकली रॉ मटेरियल्स पोर्ट लेके जाने हैं। इंग्लैंड की इंडस्ट्री में जो कपड़े बन रहे हैं उनको इंडिया के गांव तक पहुंचाना है, तो इन सब चीजों के लिए रेलवेज की जरूरत थी। टेलीग्राफ की जरूरत इसलिए थी कि कहीं पे मान लीजिए इंसरेक्शन हो गया, लड़ाई हो गई, तो अंग्रेज तुरंत टेलीग्राफ के थ्रू अपनी सेना की टुकड़ी मंगवा लेंगे उस इंसरेक्शन को दबाने के लिए। समझ गए आप बात को। तो डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो डेवलपमेंट ब्रिटिश सर्व पर्पसेस को सर्व करता था। ओके, इंडिया में ब्रिटिशर्स से पहले जो सड़कें थी ना वो बिल्कुल ना के बराबर थी, दे वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। लेकिन अंग्रेजों के समय पे जो सड़कें बनाई गई वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के हिसाब की थी, बट वो आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए बनाई गई थी, या फिर रॉ मटेरियल्स को नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए बनाई गई थी। समझ गए। तो इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए चीजें बनी, बट चीजें बनी। जो गांव के इलाके थे ना वो कटे रहे। गांव के इलाके के लिए ऑल वेदर रोड्स बनी नहीं, तो अगर गांव के इलाके वाले को शहर में आना है तो उसको उबड़ खाबड़ रास्ते से ही आना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी सड़कें नहीं है। और अगर पानी बरस रहा है तो सारे रास्ते पानी से भरे हुए, वो आदमी मूव ही नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, फैमिन आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो एक गांव में अगर कोई पर्सन बंद है तो वो वहीं बंद है, वो वहीं मर जाएगा, उसके पास कोई मदद नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को 1850 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और रेलवेज इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। अगर आप देखो तो इंडियन इकोनॉमी में रेलवेज ने क्या दो मेन चीजें या फिर क्या दो मेन कंट्रीब्यूशन दिए। पहला कंट्रीब्यूशन जो रेलवेज ने इंडियन इकोनॉमी में दिया, इट इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल and thereby break geographical and cultural barriers, while on the other hand it fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of village economies in India. पहली बात तो वो लोग जो हमेशा अपने गांव में घुसे थे, अपने घरों में घुसे थे, अपने इलाकों में घुसे थे, उनको पता ही नहीं था कि उनके गांव के बाहर भी कोई गांव है, उनके गांव के बाहर भी कोई शहर है, उन शहरों में कुछ होता है। पहले तो ये लोग बस सोचते थे कि अरे ये जो अंग्रेजी बाबू आया है शहर में रहता है, बट शहर कैसा था इनको कोई आइडिया नहीं था। पहली बार इनको मौका मिला कि ये ट्रेनों में बैठ के एक्चुअली में जाके देखें कि शहर कैसे हैं, बाकी जगहें कैसी हैं। तो ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर तोड़े, ये अपनी जगह से बाहर निकले और उन्होंने जाके देखा कि भाई दूसरी जगहें कैसी हैं। लेकिन इससे कुछ नुकसान है, कॉमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का। तो पहले एग्रीकल्चर एक सेल्फ डिपेंडेंट मोड में काम करता था इंडिया में। तो अगर इंडिया के किसी गांव के इलाके में कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्शन से उस गांव की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, उस गांव को किसी दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं होगी। अब चूंकि अंग्रेज आ गए हैं तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है अंग्रेज उसको लूटने के लिए बैठे हैं। तो अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछा रखी है कि भाई किसान जो भी पैदा करेंगे उसको बोरों में बंद करके हम लोग ले जाके किसी और जगह पे बेचेंगे या टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। तो इससे हुआ क्या, इससे सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ सस्टेनेबल जो विलेज इकोनॉमीज थी, जो खुद कमाते थे, खाते थे, उनका मस्त काम चल रहा था, उस सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल को तोड़ दिया। तो विलेजेस जो पैदा भी करते थे उसको भर भर के, उस अनाज को भर भर के अंग्रेज ले जाते थे और उनके पास खाने के लिए भी नहीं बचता था।
तो रेलवे से इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े, लेकिन इन एक्सपोर्ट्स का फायदा लोगों तक नहीं पहुंचा। लोग गरीबी रहे, लोगों को तो आप कह लीजिए कि एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों ने मजबूर कर दिया गरीब रहने पे, उनको तो आगे आने ही नहीं दिया। ये फोटो है पहले रेलवे ब्रिज की, जो कि बॉम्बे को थाने से कनेक्ट कर रहा है 1854 से। आज की डेट में यहाँ पे जबरदस्त पुल टाइप के बन गए हैं। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं भाई अगर आप देखो तो इंडियन पीपल गेन ओइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज वर दस आउटवाइड द कंट्रीज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस। कहीं ना कहीं लोगों को कुछ गेन हुआ, लोगों ने ज्योग्राफिकल कल्चरल बैरियर्स तोड़े। आगे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में आप देखोगे कि अलग अलग तबके के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ बैठ के रेलवेज में ट्रेवल करेंगे। वो समझेंगे कि हम अलग हैं तो ही अंग्रेज हम पे राज कर रहे हैं। तो रेलवेज का फायदा हुआ नो डाउट, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस बहुत बड़ा था रेलवेज हमारे लिए। हमारे देश की दौलत इस रेलवे ने हमारे देश से बाहर ले जाने में मदद की। ठीक है, रोड्स और रेलवेज के साथ साथ इन अंग्रेजों ने इनलैंड ट्रेड और सी को डेवलप करने की कोशिश की, बट उस हिसाब से फायदा नहीं मिला। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओडिशा कोस्ट पे कोस्ट कैनाल को डेवलप करने की कोशिश की गई। कोस्ट कैनाल में काफी पैसा खर्च किया अंग्रेजों ने और इसको इकोनॉमिकल बनाने की कोशिश की, बट इसको इकोनॉमिकल एक्चुअली में बना नहीं पाए ये लोग। और फाइनली देखा गया तो भाई कैनाल के पैरेलल में ही रेलवे चल रही थी, उसी से सारा एक्सपोर्ट होता था। कैनाल को बाद में अबेंडन कर दिया गया। बहुत सारा पैसा इस कोस्ट कैनाल में लगाने के बाद ये पता चला कि भाई इसको हम लोग एफिशिएंट तरीके से नहीं चला पाएंगे। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लोगों के लिए नहीं था, ये बस लॉ एंड ऑर्डर के लिए था कि कहीं पे अगर कोई रेबेलियन हो जाए तो उसकी न्यूज जल्दी सेंट्रल अथॉरिटीज के पास पहुंच जाए ताकि वो रीइंफोर्समेंट भेज दे। समझ गए। अगर आप पोस्टल सर्विसेज की बात करिए तो पोस्टल सर्विसेज नो डाउट लोगों के लिए काम की चीजें थी। अगर लोग अपनी जगह पे नहीं रह रहे, कहीं दूर रह रहे हैं, तो वो अपने लव्ड वंस को कुछ लिख के भेज सकते हैं। बट कहीं ना कहीं इन पोस्टल सर्विसेज को उस लेवल पे डेवलप नहीं किया गया, ठीक है ना, ताकि लोगों की ज्यादा मदद की जा सके, क्योंकि लोगों की मदद करना अंग्रेजों के एजेंडा पे था ही नहीं। एयरलाइंस की बात कीजिए तो टाटा एयरलाइंस, ये टाटा एंड सन्स की एक डिवीजन है। 1932 में स्टैब्लिश की गई है। एविएशन सेक्टर की शुरुआत थी आप कह सकते हो इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कंक्लूजन। जब तक इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस जीती तब तक 200 साल का जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था ना, उसने बिल्कुल लहूलुहान कर दिया था इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया के ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें सरप्लस लेबर की प्रॉब्लम आ चुकी थी और किसी इंडस्ट्री को अंग्रेजों ने डेवलप किया नहीं था। ना ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप थी, और सर्विस सेक्टर की तो बात ही छोड़ दो। इंडस्ट्रियल सेक्टर मदद के लिए रो रहा था, कोई मदद था नहीं। मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। और अंग्रेज जिस हाल में हम लोग को छोड़ के गए, हम लोग वैसे इतने गरीब थे कि इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट हम कहाँ ही कर पाएंगे। जो भी ट्रेड था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ब्रिटेन की फैक्ट्रीज को फीड कर रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए तो रेलवे नेटवर्क बनाया है कहीं ना कहीं सरकार अंग्रेजों ने, और इस रेलवे नेटवर्क को लोगों को लूटने के लिए बनाया था। इस बात से पता चलता है कि रैम्पंट पॉवर्टी थी। एक तरफ फॉरेन ट्रेड जबरदस्त तरीके से कर रहे थे अंग्रेज, और दूसरी तरफ पॉवर्टी सामने ही नजर आ रही थी। सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस लोगों के सामने थे, लोग भूखे मर रहे थे, अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये था दोस्तों ये टॉपिक। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, मैंने जस्टिस किया होगा चीज़ों को आपको समझाने में। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।